कोई भी आंसर लिख रहे हैं आप, खासकर यूपीएससी में, तो सबसे जरूरी होता है कि आप क्वेश्चन को सबसे पहले समझें, है ना। क्वेश्चन को समझे, प्रश्न कह क्या रहा है ना। अगर आपने प्रश्न समझ लिया तो आधा काम आपका वहीं पे हो गया, है ना। वेल बिगेन इज हाफ डन, ठीक है। तो अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया तो आपका आधा काम वहीं पे हो गया। मैक्सिमम स्टूडेंट की वीकनेस क्या होती है, वो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते नहीं है और आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद उसके जो कीवर्ड्स हैं, क्वेश्चन में जो कीवर्ड्स दिया हुआ है ना, उसको हाईलाइट करना है क्वेश्चन में। और उसके बाद उसका जो निर्देश है, निर्देश जैसे अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग निर्देश होगा। किसी क्वेश्चन में होगा व्याख्या कीजिए, किसी यानी डिस्कस कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। किसी क्वेश्चन में होगा विवेचना कीजिए, यानी एनालाइज कीजिए। किसी क्वेश्चन में होगा आलोचनात्मक विवेचना कीजिए, है ना। किसी क्वेश्चन में होगा परीक्षण कीजिए। तो ये जो वर्ड होते हैं, परीक्षण कीजिए, आलोचना कीजिए, है ना, व्याख्या कीजिए, इसे बोला जाता है निर्देश, डायरेक्टिव्स, ठीक है। निर्देश बोला जाता है यानी डायरेक्टिव्स। तो कीवर्ड्स को हाईलाइट करने के बाद निर्देश को समझना है कि निर्देश क्या दे रहा है। निर्देश मतलब आपको ये निर्देश दे रहा है कि इसकी व्याख्या कीजिए या इसका परीक्षण कीजिए, ये निर्देश है। तो निर्देश को भी अंडरलाइन करना है और हर निर्देश को अलग अलग तरीके से उसको सॉल्व किया जाता है, टैकल किया जाता है। ये नहीं कि आलोचना कीजिए और परीक्षण कीजिए, दोनों में एक जैसा आंसर लिख दिए, ठीक है। तो सबसे ज्यादा दिक्कत जो स्टूडेंट के साथ आती है वो इसी में आती है कि वो इस चीज को नहीं समझ पाते कि वो निर्देश क्या दे रहा है, क्या डायरेक्टिव्स वो दे रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है कि क्वेश्चन को बहुत अच्छे ध्यान से पढ़ना है। आज के बाद कोई भी आप आंसर लिखेंगे तो ये सारी चीजों को आपको करना है। उसके बाद जो भी कीवर्ड्स हैं उसको हाईलाइट कर लेना है और निर्देश पकड़ना है, डायरेक्टिव्स को पकड़ना है कि क्या बोल रहा है, व्याख्या करने बोल रहा है या परीक्षण करने बोल रहा है। ये पहला काम हुआ। उसके बाद आंसर पे आते हैं। तो आंसर जब स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो सबसे जरूरी चीज, दो चीजों को ध्यान रखना है आंसर लिखते समय। पहला, टाइम का, ठीक है। टाइम का, मान लीजिए 20 क्वेश्चन पूछा है 3 घंटे में, तो 20 क्वेश्चन को आप डिवाइड कर ले 3 घंटे का, यानी 180 मिनट में 20 क्वेश्चन, है ना। तो एक क्वेश्चन पे कितना चाहिए, 180 मिनट में 20 क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन पे कितना चाहिए वो आप निकाल लें, है ना। लगभग कितना होगा, 9 मिनट के आसपास, 9 से 10 मिनट के आसपास एक क्वेश्चन में। तो वो ध्यान रखना है। दूसरा, वर्ड लिमिट, क्योंकि यूपीएससी में जो क्वेश्चन आता है वो लिखा रहता है, या बीपीएससी में भी जो क्वेश्चन आएगा वो वर्ड आपको लिखा रहेगा कि इतना वर्ड लिमिट, इतने वर्ड में आपको लिखना है। अगर वर्ड नहीं दिया गया तो आपको मार्क्स के अनुसार वर्ड को डिसाइड करना है, ठीक है। जैसे अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो लगभग 150 वर्ड में लिखना है ना। 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा अगर, तो 150 वर्ड में। 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तो 200 से 250 वर्ड में, ठीक है। और 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तो 250 से 300 वर्ड में लिखना है। तो ये ध्यान रखना है वर्ड लिमिट का। वैसे तो वो वर्ड लिमिट वहां पे डिफाइन कर देते हैं कि इतना वर्ड में आपको लिखना है। अगर वर्ड नहीं भी लिखा रहे तब भी मार्क्स के अनुसार आपको वर्ड डिसाइड करना है। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो 150 वर्ड में, 15 मार्क्स का 200 से 250 वर्ड में, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 250 से 300, है ना। और वर्ड लिमिट में रह के लिखना है। तो दो चीजों का ध्यान रखना है आंसर लिखते समय। एक, टाइम का, टाइम में लिखना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन छूटता है आपसे तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। पहला कि समय का ध्यान रखें, समय सीमा, ठीक है। समय सीमा का ध्यान रखें। शब्द सीमा का ध्यान रखें। निर्देश का ध्यान रखें।
निर्देश का ध्यान रखें। ठीक है, तो ये 3 ध्यान आपको रखना है। निर्देश का ध्यान रखना है, क्या निर्देश दे रहा है ना, एनालाइज करने के लिए बोल रहा है, विवेचना करने के लिए बोल रहा है, एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है यानी व्याख्या करने के लिए बोल रहा है ना, या क्रिटिकली एनालाइज यानी आलोचनात्मक विवेचना करने के लिए बोल रहा है, विश्लेषण करने के लिए बोल रहा है। तो ये निर्देश का ध्यान रखना है, टाइम का ध्यान रखना है। हर क्वेश्चन में आज के बाद जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे। शुरू में आपको टाइम लगेगा, शुरुआत में जब आप लिखेंगे तो आपको टाइम, एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, तो घबराना नहीं है कि 15 मिनट में मैं नहीं लिख पा रहा हूं, है ना, या आधे घंटे में नहीं लिख पा रहा। शुरू में टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपको स्पीड बढ़ाना है अपना और उस स्पीड बढ़ाना है। ठीक है, तो ये तो ध्यान रखने वाली बात है कि ये इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, कीवर्ड हाईलाइट करने हैं और निर्देश का ध्यान रखना है और सब सीमा और समय का ध्यान रखना है। अब आंसर्स को कैसे अप्रोच करना है, सबसे जरूरी क्या होता है, अप्रोच करना, कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, कैसे आंसर को लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो समझिए नेक्स्ट जो स्टेप है वो है शुरुआत कैसे करें, आंसर की शुरुआत कैसे करें, है ना, ये सबसे बड़ा डिफिकल्ट पार्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट को यहां पे बहुत दिक्कतें आती है कि शुरुआत कैसे करें। कोई क्वेश्चन पूछा है तो शुरुआत कैसे करना है, क्या सोचना है। तो देखिए कोई भी आंसर हो चाहे किसी भी एग्जाम में हो, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स। ठीक है, 3 पार्ट्स। पहला होता है परिचय, दूसरा होता है बॉडी पार्ट, ठीक है, बॉडी पार्ट, और तीसरा होता है कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। ठीक है, तो किसी भी आंसर का जो एक मॉडल है वो क्या है, पहला पार्ट होता है परिचय, दूसरा पार्ट होता है बॉडी पार्ट यानी मेन जो कंटेंट हमें लिखना है, और तीसरा होता है कंक्लूजन, निष्कर्ष। अब यहां पे समझिए तीनों का अलग अलग पर्पस है ना, तीनों को अलग अलग आपको फोकस करना है और तीनों को लिखने में आपको मास्टरी हासिल करनी है, मतलब कमांड करना है कि परिचय कैसे अच्छा एक परिचय लिखें, बॉडी पार्ट में क्या लिखना है, और निष्कर्ष में हम कैसे अच्छा एक निष्कर्ष लिख सकते हैं, कंक्लूजन एक अच्छा लिख सकते हैं। तो तीनों को अच्छे से समझना है। तो सबसे पहला पार्ट होता है परिचय। अब पहले परिचय को समझिए। कोई भी क्वेश्चन आया आपके सामने, कोई भी क्वेश्चन हो, तो सबसे पहले उसका परिचय लिखा जाता है। अब परिचय होता क्या है, जैसे मैंने आपसे पूछा अगर कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप अपना परिचय दें, ठीक है, तो आप अपने बारे में बताएंगे, है ना, आपने क्या क्या किया है, कौन सी डिग्री है आपके पास, है ना, कहां से आपने पढ़ाई की है, आपका घर कहाँ, अपने बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप देंगे संक्षिप्त में, है ना, प्रिसाइज वे में आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, अपना परिचय देंगे। उसी तरह किसी भी आंसर का जो परिचय होता है वो उस आंसर को इंट्रोड्यूस करता है, वो उस आंसर का परिचय देता है। ठीक है, मतलब उस आंसर के बारे में बताता है कि हम क्या लिखने वाले हैं आगे, आंसर में, उत्तर में हम क्या लिखेंगे, उसी का वो परिचय देता है। ठीक है, तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि परिचय लिखते समय हमें यह ध्यान रखना है कि हम ऐसी चीजों को लिखें जो पूरा आंसर को ही इंट्रोड्यूस कर दे, पूरे आंसर को ही बता दे कि हम ये लिखने वाले हैं, है ना, या उस क्वेश्चन को जो पूछा गया है उसके बैकग्राउंड को समझा दे कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, ठीक है, और क्यों हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। देखिए कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो उसका एक मकसद क्या होता है, उस पर डिस्कस करना। तो वो जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो उसे अगर एक घटना के रूप में अगर आप देखेंगे तो वो घटना कुछ ऐसा घटित हुआ है जिसके कारण उस पर डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, तो परिचय में अगर आप उस घटना के बैकग्राउंड को समझा दें जिस घटना के कारण क्वेश्चन अराइज हुआ है, ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है, तो वो सबसे अच्छा परिचय माना जाता है। ठीक है, जैसे कि करंट से रिलेट करके जोड़ना है आपको। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया
कि रशिया और यूक्रेन के रिलेशन को डिस्कस कीजिए, है ना, रशिया और यूक्रेन के रिलेशन को डिस्कस कीजिए। अब ये क्वेश्चन क्यों अराइज हुआ है? क्योंकि अभी रशिया और यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, इसी के कारण ये क्वेश्चन आया है, ये विवाद का वजह बना है और इसी के कारण आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका बैकग्राउंड क्या है? रशिया यूक्रेन के जो रिलेशन है उसका बैकग्राउंड आपको समझाना है कि करंट में अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। रशिया ने ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि रशिया यूक्रेन पे हमला करने वाला है। तो अगर यहां से आप परिचय में ये चीजें लिखते हैं तो जो एग्जामिनर है वो समझ जाएगा कि आपको बैकग्राउंड का नॉलेज है और ये क्वेश्चन जो अराइज हुआ है उसके पीछे की घटना को आप समझ रहे हैं। तो परिचय में या तो आप करंट अफेयर्स को डालें, जो करंट में वो घटना है, करंट में कुछ ऐसा घटित हुआ है, उसी के कारण आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो उस घटना को ही आप इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस कर दें, है ना। जैसे रशिया यूक्रेन के रिलेशन पूछ रहा है तो करंट में जो उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जिसमें ये माना जा रहा है कि रशिया यूक्रेन पे हमला करने वाला है और वहां पे नाटो जो कंट्रीज हैं वो भी यूक्रेन के तरफ से रशिया के खिलाफ वहां पे खड़े हैं और अमेरिका ने धमकी दिया है रशिया को कि अगर आप यूक्रेन पे हमला करते हैं तो आप पे इकोनॉमिक सैंक्शन लगाया जाएगा, आर्थिक प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो ये बैकग्राउंड हुआ, तो बैकग्राउंड को ही परिचय में बता देना है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसका परिचय कैसे लिखना है, या तो उस करंट की घटना से जोड़ के उसे इंट्रोडक्शन में लिख दें, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आप करंट की घटनाओं से जोड़ नहीं सकते, ठीक है, करंट में ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ठीक, तो जोड़ नहीं सकते, तो वहां पे परिचय कैसे लिखेंगे? तो वहां पे परिचय आप कैसे लिखेंगे कि आप क्या करेंगे कि कोई कोटेशन है उस घटना के बारे में, जैसे 1857 की क्रांति से क्वेश्चन आया, 1857 की क्रांति से क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि क्या 1857 की क्रांति स्वतंत्रता आंदोलन की प्रथम क्रांति थी या प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन था? अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछता है तो यहां पे तो आप करंट से इसको नहीं जोड़ सकते हैं, करंट में तो ऐसी कुछ घटना नहीं हुई, 1857 तो काफी पहले हिस्ट्री में हुआ था। तो यहां पे परिचय कैसे लिखेंगे? 1857 पर अगर किसी व्यक्ति ने कोई टिप्पणी की है तो उसको वहां पे इंट्रोडक्शन में डाल देंगे। जैसे वीडी सावरकर ने बोला है 1857 के बारे में कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन था, तो वीडी सावरकर के उस कथन से ही आप उस क्वेश्चन की शुरुआत कर देंगे। तो जिन क्वेश्चंस में या तो आप करंट अफेयर से जोड़े और जिन क्वेश्चन को आप करंट अफेयर से नहीं जोड़ सकते हैं वहां पे आप क्या करेंगे, किसी बड़े व्यक्ति का, ठीक है, किसी महान व्यक्ति या कोई बड़ा राइटर है उसका जो कोटेशन है, उसका जो कथन है, ठीक है, जो टिप्पणी है, उसको आप वहां से लिखकर वहां से उस क्वेश्चन की शुरुआत कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, या तो उसे करंट की घटना से जोड़ दे, अगर नहीं कोई करंट की घटना है तो किसी के कोटेशन से स्टार्ट करें, कोई कोटेशन से मतलब किसी के कथन से। अगर वो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, दूसरा क्या हुआ, किसी के कथन से, किसी के कोटेशन से स्टार्ट करें। अगर वो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे, मान लीजिए 1857 है, 1857 की क्रांति पे क्वेश्चन पूछा गया है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा कोटेशन, या आपको कोटेशन याद नहीं है, ठीक है, किसी का कथन याद नहीं है आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, 1857 का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स होगा, जो गुण होगा, ठीक है, जो 1857 का सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर्स होगा उसे आप इंट्रोडक्शन में डाल देंगे। जैसे 1857 का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या था, 1857 का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था, हाँ बोलिए, चर्बी वाले बंदूक की वजह से सर। क्या हो गया था? मैंने पढ़ा था। अच्छा, पढ़ा नहीं? चर्बी वाले बंदूक की, हाँ 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 हाँ, मतलब हर धर्म के जो सैनिक थे उनके साथ किसी ना किसी तरह से उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था, है ना। हिंदू के लिए क्या था कि गाय की चर्बी यूज की जा रही थी, ठीक है, चर्बी वाला बंदूक कारतूस यूज होता था। मुसलमानों के लिए सुअर की चर्बी यूज होती थी। तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट जो घटना थी 1857 का, वहां से आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं।
तो सबसे बेस्ट क्या है कि करंट से जोड़े। अगर करंट में कोई घटना नहीं है तो उसके बाद किसी कोटेशन से स्टार्ट करें उसको। अगर आपको कोई कोटेशन नहीं समझ में आ रहा है तब जो उसका इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है वहां से उसको स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन पे क्वेश्चन पूछा, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन पे कोई क्वेश्चन आया, उसको करंट से आप अगर नहीं जोड़ पा रहे हैं तो क्या करेंगे, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में अगर किसी इतिहासकार ने, हिस्टोरियन ने कुछ बोला है तो वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो भी आपके पास कोटेशन है तो क्या करेंगे, हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो महत्वपूर्ण जो फीचर्स था, जो गुण था, उसको आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या था, टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग था ना, है ना। जो हड़प्पन के टाउन्स थे, जो शहर थे, वो काफी सोफिस्टिकेटेड थे, काफी एडवांस थे, क्योंकि उनकी टाउन प्लानिंग बहुत ही सुदृढ़ थी, ठीक है, बहुत हाई लेवल की टाउन प्लानिंग थी। तो आप अगर हड़प्पा पे क्वेश्चन पूछता है तो आप वहां से उसकी टाउन प्लानिंग से स्टार्ट कर सकते हैं कि एंशिएंट में टाउन प्लानिंग से जो सुदृढ़ मतलब बेस्ट था वो किसका था, हड़प्पा का, ठीक है। तो वहां से टाउन कल्चर से आप वहां से इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन लिखना एक कला है और सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंट्रोडक्शन लिखना। अगर आप बहुत अच्छा आई कैचिंग इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो आपका बहुत चांस होता है कि आगे आपका जो मार्क्स हो काफी इंप्रूव होगा, ठीक है, अच्छा मार्क्स आएगा आपको। तो परिचय लिखते समय बहुत ही सावधानी से, और ज्यादा नहीं लिखना है। 150 वर्ड का अगर क्वेश्चन है, 150 वर्ड का अगर क्वेश्चन है तो उसमें 30 वर्ड, 30 से 30 वर्ड, 25 से 30 वर्ड आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, उससे ज्यादा नहीं कि पूरा कहानी लिख दिए। इंट्रोडक्शन में, परिचय में वो चीजें लिखें जो उस पूरी घटना को ही एक्सप्लेन कर दे, जो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसी का परिचय दे दे, है ना। तो इस तरह से जब आप लिखेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे, तब आपको काफी चीजें समझ में आएगी। ये आज तो मैं बस इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि कैसे आंसर लिखते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट का मतलब जो मेन कंटेंट आपको लिखना है, और यहां पे कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चन पूछा गया है आपसे उस पर डायरेक्ट स्ट्राइक करना है आपको। जैसे अगर आपसे पूछा गया हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाउन प्लानिंग की व्याख्या करें, अगर ये ऐसा पूछा गया तो डायरेक्ट आपको वहीं से स्टार्ट करना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग निम्नलिखित तरह से एक उत्कृष्ट थी, और उसमें पॉइंट्स देने हैं। समझ में आया। तो क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपसे पूछा जा रहा है तो बॉडी पार्ट में डायरेक्ट वहीं से स्ट्राइक करना, कोई कहानी नहीं, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं, जो पूछा जा रहा है वो डायरेक्ट वहीं से बॉडी पार्ट में, है ना। इंट्रोडक्शन कर दिए, उसके बाद बॉडी पार्ट में आते हैं, मेन पार्ट में। तो उसमें जो क्वेश्चन डायरेक्ट जो पूछा गया डायरेक्ट स्ट्राइक करना है आपको, है ना। और जितना से ज्यादा, और यहां पे क्या ध्यान रखना है बॉडी पार्ट में, कुछ बातों का यहां पे ध्यान रखना है। बॉडी पार्ट्स लिखते समय, पॉइंट्स लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला, टू द पॉइंट। पहला ध्यान क्या रखना है, टू द पॉइंट, यानी जो पूछ रहा है डायरेक्ट उसी को स्ट्राइक करना है, कुछ भी इधर उधर की कहानी नहीं। टाउन प्लानिंग आपसे पूछ रहा है तो टाउन प्लानिंग को एक्सप्लेन करना है। जैसे कि हड़प्पा में ग्रिड सिस्टम था, ग्रिड पैटर्न था, सीटाडेल था, ऊंचाई पे अपर टाउन और लोअर टाउन में डिवाइड था, ग्रिड पैटर्न था, रोड एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्रॉस करते थे, ड्रेनेज सिस्टम था, नालियां जो थी ढकी हुई नालियां थी, स्वच्छता का ध्यान रखा जाता था, है ना। तो डायरेक्ट स्टार्ट करना है टू द पॉइंट, और जितना ज्यादा पॉइंट आप दे सकेंगे उतना ही अच्छा है आपके लिए, ठीक है। तो टू द पॉइंट पहला। दूसरा, मोर एंड मोर पॉइंट्स, मतलब 3 पॉइंट लिखकर उसी को बहुत ज्यादा लिखने से अच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स दें। भले 2 ही लाइन लिखें, एक पॉइंट को 1 लाइन में लिख दें, दूसरे पॉइंट को 1 लाइन में लिख दें, लेकिन पॉइंट्स आपके ज्यादा दिखने चाहिए, अलग अलग।
अलग अलग पॉइंट, ये नहीं कि ग्रिड सिस्टम लिख दिया हमने, ग्रिड सिस्टम था, ग्रिड पैटर्न था और उसी को 4-5 लाइन में एक्सप्लेन कर दिया, फिर दूसरा लिखा उसको 5-6 लाइन में एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद हो गया। तो इससे आपको कम मार्क्स मिलेगा। लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा अगर पॉइंट्स लिखेंगे, जैसे पहले ग्रिड सिस्टम लिखेंगे, फिर नालियों के बारे में बताएंगे, फिर हाउस कैसे बने होते थे, बर्न्ड ब्रिक्स के, जले हुए ईंट के बने हुए होते थे, ये सारी चीज, मतलब अलग अलग पॉइंट्स, आपको बहुत सारे पॉइंट लिखने हैं, कम से कम 6 से 7 पॉइंट आपको डालने हैं, अलग अलग पॉइंट्स, 6 से 7 पॉइंट अलग अलग पॉइंट आपको डालने हैं, अलग अलग डायमेंशन कवर करना है। तो जितना डायमेंशन कवर करेंगे, जितना को आप कवर करेंगे, उतना अच्छा आपका मार्क्स होगा। तो ये ध्यान रखना है। बच्चे क्या करते हैं, पॉइंट्स में ना लिख के पैराग्राफ फॉर्म में लिखते हैं। तो बॉडी पार्ट में कभी भी पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखना है, बहुत ज्यादा पैराग्राफ नहीं, छोटा छोटा, अगर पैराग्राफ लिख भी रहे हैं तो छोटे छोटे पैराग्राफ में 2 से 3 लाइन वाला पैराग्राफ होना चाहिए, इन्हें कि पूरा लंबा लिख दिए 10 लाइन का पैराग्राफ है ना। उससे क्या होता है, एग्जामिनर बोर हो जाता है, वो पढ़ता नहीं, पूरा नहीं पढ़ता है। तो मोर एंड मोर पॉइंट्स और छोटे छोटे पैराग्राफ, और जहां तक हो सके, खासकर यूपीएससी का मैं बता रहा हूं, यूपीएससी में आपको बॉडी पार्ट में पॉइंट्स में लिखने हैं, पॉइंट्स, और उसको अंडरलाइन करना है। जो आपने पॉइंट्स लिखा, जैसे ग्रिड पैटर्न लिखा, तो ग्रिड पैटर्न को आपको अंडरलाइन कर देना है। नेक्स्ट लिखेंगे आप जो घर बने हुए रहते थे, रेक्टेंगुलर हाउसिंग पैटर्न, तो उसको अंडरलाइन कर देना है, अंडरलाइन करते हुए जाना है। उसके अलावा हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का इस्तेमाल करना है। जैसे एग्जांपल, भारत में कृषि की समस्याओं का आलोचनात्मक वर्णन करें, या भारत की कृषि में समस्याओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। तो समस्या कई तरह से हो सकती है, तो हर समस्या को एक हेडिंग के रूप में लिखना है। जैसे पहला समस्या, ठीक है, उत्पादकता से रिलेटेड है ना, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड, उत्पादकता में कमी, तो उसको पहला हेडिंग दे दिए, उसके अंदर 2 लाइन में एक्सप्लेन कर दिया इसको। दूसरी समस्या, बाजार तक पहुंच की समस्या, मतलब किसानों का बाजार तक पहुंच बहुत ही कम होता है, एक्सेस टू मार्केट कम है इंडिया में। तीसरा, तकनीक का इस्तेमाल कम होता है इंडिया में, तो उसको अलग एक पॉइंट देके उसको हेडिंग बना दिए, है ना। उसके बाद इरिगेशन की समस्या, ठीक है, इरिगेशन की समस्या, तो उसको अलग से एक पॉइंट बना के उसको हेडिंग बना दिए, उसको अंडरलाइन करके। तो ऐसे आपका पॉइंट दिखना चाहिए हेडिंग और सब हेडिंग के रूप में, है ना। तो यूज हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, ये आपको करना है, हेडिंग्स और सब हेडिंग यूज करना है। और क्या ध्यान रखना है, जहां भी लगता है आपको कि फ्लो चार्ट से समझाया जा सकता है, ठीक है, लिखने से अच्छा है कि हम फ्लो चार्ट बना के उसको समझा दें। जैसे गरीबी आपसे पूछा, गरीबी, है ना, तो उसको फ्लो चार्ट से आप समझा सकते हैं कि गरीबी कैसे उत्पन्न होता है और कैसे ये साइकिल के रूप में घूमता है। इसे कहते हैं गरीबी का कुचक्र, है ना। इकोनॉमिक्स में आप पढ़ेंगे, आपने पता नहीं पढ़ा है कि नहीं, गरीबी का कुचक्र होता है। तो गरीबी पे अगर क्वेश्चन आता है तो वहां पे फ्लो चार्ट बनाना बहुत जरूरी है। देखिए मैं एग्जांपल से दिखाता हूं आपको। जैसे यहां लिखेंगे गरीबी, ठीक है, तो मांग में कमी, मांग में कमी, मांग में उत्पादन में कमी, कम विकास, या फिर विकास में कमी। उसके बाद ये फिर से ये क्या होगा, विकास में कमी से प्रति व्यक्ति आय में कमी, प्रति व्यक्ति
आय में कमी, और ये फिर से गरीबी। समझे? तो इस तरह से एक फ्लो चार्ट आपको बनाना है, जहां पे आप बना सकते हैं। हर क्वेश्चन में ट्राई कीजिएगा कि एक फ्लो चार्ट जरूर ऐड करें इस तरह से। जैसे गरीबी पे क्वेश्चन पूछा तो आप क्या बताएंगे? गरीबी के कारण क्या होता है? मांग में कमी हो जाता है। जो लोग गरीब होते हैं वो कम डिमांड करते हैं वस्तुओं का, उनके पास पैसा ही नहीं है, तो मांग में कमी हो जाता है। जब मांग ही नहीं होगा तो उत्पादन नहीं होगा उस वस्तु का, उत्पादन में कमी हो जाएगी। क्योंकि उत्पादन किस पे डिपेंड करता है? मांग पे, डिमांड पे। प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करता है? मांग पे। उत्पादन में कमी होगी तो देश में जीडीपी का ग्रोथ है वो कम हो जाएगा, विकास में कमी होगी, और जीडीपी का ग्रोथ कम होगा तो पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय कम होगी, और प्रति व्यक्ति आय कम होगी तो वो फिर से गरीबी को और बढ़ाएगी। तो इस तरह से ये क्या है? एक कुचक्र है, साइकिल है, एक विशेष साइकिल है। अब गरीबी पे क्वेश्चन आया तो इस विशेष साइकिल आपको फ्लो चार्ट, इसे कहते हैं फ्लो चार्ट के रूप में दिखाना। ठीक है, फ्लो चार्ट के रूप में दिखा दिए। दूसरा एग्जांपल मैं बता रहा हूं यहां पे फ्लो चार्ट का। ठीक है, जैसे कि आपसे पूछा पर्यावरण की समस्या, कोई क्वेश्चन आया पर्यावरण की समस्या, तो उसमें आप क्या दिखाएंगे? पर्यावरण को 2 एरो करेंगे, पर्यावरण को 2 एरो करेंगे, मानव जनित, प्राकृतिक। ठीक है, पर्यावरण की समस्या में 2 करेंगे, मानव जनित और प्राकृतिक। फिर मानव जनित में भी बहुत सारा चीज बताएंगे आप, यातायात, मतलब जो व्हीकल्स के द्वारा जो रिलीज होता है गैस, उसके कारण। उसके बाद उद्योग, प्लास्टिक का इस्तेमाल, इस तरह से। प्राकृतिक में बताएंगे भूकंप, ज्वालामुखी। ठीक है, प्राकृतिक में बताएंगे ज्वालामुखी, है ना। इसमें लिख सकते हैं जंगल की कटाई। तो मैं ये बस यहां पे एग्जांपल दे रहा हूं। ये क्या है? एक फ्लो चार्ट है। आपने पर्यावरण की समस्या को एक फ्लो चार्ट के द्वारा एक्सप्लेन कर दिया, तो कितना आसान हो गया चीजें, है ना। अब इसी में एक एक लाइन बस एक्सप्लेन कर देना। तो हर क्वेश्चन में ट्राई करें कि फ्लो चार्ट ऐड करें, फ्लो चार्ट के द्वारा समझा दें वहां पे पिक्चर, मतलब वो बना के। तो यूज फ्लो चार्ट्स, यूज फ्लो चार्ट्स, यूज फ्लो चार्ट। तो ये बॉडी पार्ट में इतनी चीजें होनी चाहिए, इतनी चीजें कम से कम होनी चाहिए। इसके अलावा क्या करना है और क्या ध्यान रखना है? मान लीजिए आपके, एक मैं यहां पे आपको मेथड बताता हूं सोचने का। जैसे कोई क्वेश्चन आया आपके पास, इंट्रोडक्शन आपने लिख लिया, उसके बाद बॉडी पार्ट में आपको समझ नहीं आ रहा है क्या लिखना है। ठीक है, कैसे लिखना है? आप उतना ज्यादा उस क्वेश्चन को पहले नहीं पढ़े हैं, इसलिए आपको उतना आइडिया नहीं है कि कैसे लिखना है। तो वहां पे क्या करेंगे, मैं एक मेथड बताता हूं आपको कि कैसे बढ़ना है आगे। देखिए, आपको अगर कुछ भी समझ में ना आए, कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसको विलेज से स्टार्ट करें, विलेज से फिर टाउन तक जाए, टाउन से स्टेट पे जाए, स्टेट से फिर नेशनल लेवल पे जाए, और नेशनल से फिर इंटरनेशनल लेवल पे जाए। ठीक है, मतलब उस समस्या को, मान लीजिए शिक्षा की समस्या पे क्वेश्चन आया, शिक्षा से रिलेटेड, सबसे पहले उसे विलेज लेवल पे डिस्कस करें कि गांव में शिक्षा की क्या स्थिति है ना, गांव में शिक्षा की क्या स्थिति है। उसके बाद शहर लेवल पे उसको डिस्कस करें कि शहर में क्या स्थिति है। उसके बाद स्टेट लेवल पे, यानी डिफरेंट स्टेट में एजुकेशन की क्या स्थिति है। बिहार में अलग है, ठीक है, साउथ के कुछ स्टेट है वहां पे बहुत अच्छी स्थिति है। उसके बाद वो नेशनल लेवल पे जाए, राष्ट्रीय लेवल पे, कि भारत की क्या स्थिति है, मतलब वर्ल्ड लेवल पे भारत की क्या स्थिति है, और फिर उसे वहां पे रखें। तो कैसे करेंगे?
विलेज से स्टार्ट करेंगे यानी लोकल लेवल से, उसके बाद टाउन पे जाएंगे, उसके बाद स्टेट, उसके बाद नेशनल लेवल, और कुछ चीजें जो इंटरनेशनल लेवल पे डिस्कस हो सकती है जैसे इन्वायरमेंट, वो इंटरनेशनल लेवल पे भी डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। इन्वायरमेंट में इंटरनेशनल लेवल पे क्या किया जा रहा है, जैसे अभी वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुआ है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। तो नेशनल के बाद कुछ चीजों में आप इंटरनेशनल लेवल पे भी जा सकते हैं। तो कोई क्वेश्चन आता है उसको पहले विलेज लेवल पे डिस्कस करें, पॉइंट्स ढूंढना है आपको, ऐसे पॉइंट बनेगा है ना। विलेज लेवल पे देखेंगे क्या स्थिति है, फिर टाउन लेवल पे है ना, शहरों में क्या स्थिति है, उसके बाद स्टेट लेवल पे, उसके बाद नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। ये किसी भी क्वेश्चन के लिए अप्लाई हो सकता है, इवन कि ऐसे में भी यही अप्लाई होता है, ऐसे ही बोलते हैं इसको। जैसे मान लीजिए अभी मैंने एजुकेशन के बारे में बताया, मान लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में है ना, बेरोजगारी पे आया क्वेश्चन या कोई ऐसे आया, तो उसमें भी ऐसे ही सोचना है विलेज लेवल पे क्या स्थिति है, टाउन लेवल पे क्या स्थिति है, वहां की बेरोजगारी गांव की बेरोजगारी से कैसे अलग है, उसके बाद स्टेट लेवल पे हर स्टेट में क्या स्थिति है। जैसे बिहार के ही लोग क्यों पलायन करते हैं ज्यादा, बिहार यूपी के क्यों मजदूरी करने दूसरे स्टेट में जाते हैं, तो वहां क्या स्थिति है अलग अलग स्टेट में। उसके बाद नेशनल लेवल पे क्या स्थिति है, भारत का क्या पोजीशन है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में, है ना। उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे क्या स्थिति है, मतलब बाकी कंट्री में किस तरह का ट्रेंड है। तो ये ऐसे डिस्कस करना है किसी भी समस्या को। और ये जो मेथड मैं बता रहा हूं आपको, ये खासकर वैसे प्रॉब्लम के लिए है जो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होते हैं, जो सामाजिक आर्थिक जो प्रॉब्लम होते हैं, समस्याएं होती हैं, उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया तो आप ऐसे डिस्कस कर सकते हैं, है ना। और हर लेवल पे यानी विलेज लेवल पे, टाउन लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल या इंटरनेशनल पे, हर लेवल पे आपको ध्यान रखना है, खासकर यूपीएससी का आंसर लिखते समय, कि हर लेवल पे विमेन के बारे में जरूर डिस्कस करें। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, तो जब आप विलेज लेवल पे डिस्कस करेंगे कि